नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बायो अमन और स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओइडोगोनिया एल्गी के बारे में। ठीक है, पूरा डिटेल से बात करेंगे। सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिटाट, थैलस स्ट्रक्चर और उसका रिप्रोडक्शन, सब कुछ अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं ओइडोगोनियम। ओइडोगोनियम एल्गी के बारे में। इसके पहले हमने वॉलवॉक्स को पढ़ा, क्लेमाइडोमोनास को पढ़ा, फिर जो है नॉस्टॉक को पढ़ा हमने। ठीक है, तो हमने सारा कुछ धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं। उनके सभी के लाइफ साइकिल के बारे में हमने देखा और उसके जो है हमने रिप्रोडक्शन को देखा, उसके थैलस स्ट्रक्चर को देखा। यानी कि हम ओवरऑल सब कुछ देखते हुए अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चल रहे हैं। और सबसे खुशी की बात बताऊँ आप लोगों को, इस चैनल के अंदर अभी तक ये वीडियो आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा। 3 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, 3 घंटे का, है ना। 4000 घंटे हम लोग को चाहिए होता है, लेकिन मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कैसे आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, सब हो जाएगा। ठीक है, अगर ओइडोगोनिया की बात की जाए, ओइडोगोनियम की, तो ओइडोगोनियम एक जो है एल्गी, ये कैसी है, फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग है। और ओइडोगोनियम एक आपकी ग्रीन एल्गी है। ठीक है, कैसी है, तो फ्री लिविंग ग्रीन एल्गी होती है। ओइडोगोनियम के पास फिलामेंट होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ये फिलामेंटस होती है। और इसके पास एक सेल नहीं रहती हैं, इसके पास ढेर सारी सेल रहती हैं, इसलिए इसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। एक वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि भैया जब आप इनका रिप्रोडक्शन बताते हैं, ठीक है, जब आप इनका रिप्रोडक्शन बताते हैं तो वहाँ पर आप जो डिवीज़न बताते हैं सेल का, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, मेरे को पता था कि ये डिवीज़न कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, सेल में 2 डिवीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक है माइटोसिस डिवीज़न और दूसरा है मियोसिस डिवीज़न। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस, तो इन माइटोसिस मियोसिस में क्या होता है उसको डिटेल से आप अच्छे तरीके से उसको समझ जाएं, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना दिया हूं, जो कि इसी चैनल पर वीडियो नंबर 3 होगा या फिर 2 होगा। ठीक है, इसी चैनल पर। ठीक है, यदि आप जाएंगे चैनल पर चेक करेंगे तो इसी चैनल पर आपको वीडियो ये वाला मिल जाएगा, डिवीज़न वाला, सेल डिवीज़न। देखिए मैं आपको अभी दिखा रहा, आप सर्च करें बायोमन। बायोमन के कई चैनल्स हैं, तो आप मेनली अपने बायोलॉजी वाले चैनल पर आ गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, मैंने आपको 11 दिन पहले का वीडियो पड़ा हुआ है। दूसरा वीडियो ये सेल डिवीज़न, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल से बताया है। आप जा करके वहाँ पर अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा। आपको सारे डाउट्स आपके पास जितने भी हैं वो सारे आपके जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ देखें माइटोसिस डिवीज़न किसको बोलते हैं, समसूत्री विभाजन को माइटोसिस डिवीजन बोलते हैं, जो जिसमें समसूत्री विभाजन हिंदी से बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, लेकिन इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। इससे केवल 2 संतानों का निर्माण होता है, 2 पुत्री कोशिकाओं का, और इससे 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ओइडोगोनियम। ओइडोगोनियम में अब हमारा पॉइंट आएगा, आगे पढ़ेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन। इसके अक्रेंस में हम सिस्टमैटिक पोजीशन को देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी क्लास को देखेंगे कि इसको किस क्लास में रखा गया है। एक वीडियो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें एल्गी को क्लासिफाइड किया गया है 11 क्लासेस के अंदर। ठीक है,
फ्रिस नाम के फ्रांसिस्को फ्रिस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एल्गी को क्लासिफाइड किया था। उस पर एक आपको वीडियो बहुत ही जल्द मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो किस क्लास का है ये? ग्रीन एल्गी होता है, इसलिए ये किस क्लास का है? तो ये है क्लोरोफाइसी, ठीक है। इसकी क्लास कौन सी है? तो वो है क्लोरोफाइसी। किस क्लास का सदस्य होता है आपका? ओइडोगोनियम क्लोरोफाइसी क्लास का। इसका डिवीजन क्या है? डिवीजन है इसका थैलोफाइटा। क्या है? थैलोफाइटा। ऑर्डर, तो ऑर्डर है, एल्स लगा देते, मैंने बताया था ना। तो क्या लगाओगे? उइडोगोनिया, उइडोगोनिएल्स, उइडोगोनिएल्स। ऑर्डर में याद रखना, ऑर्डर में हमेशा एल्स लगा देते हैं। तो उइडो में यम हटा, एल्स लग गया, ठीक है, उइडोगोनिएल्स। फिर इसके बाद अगर फैमिली देखा, फैमिली में एसी लगा देते हैं, तो उइडोगोनियोसी, ठीक है। क्या हुआ? उइडोगोनियसी, ठीक है। अगर जीनस में देखा, जीनस क्या होता है इसका? जीनस बिल्कुल सेम नाम, उइडोगोनियम, ठीक है। तो उइडोगोनियम क्या हुआ? इसका जीनस हुआ, ठीक है। फैमिली क्या हुई इसकी? फैमिली इसकी हुई आपकी उइडोगोनियसी। ऑर्डर क्या हुआ? उइडोगोनियल्स, ठीक है। तो ये हुआ इसका सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन को देखने के बाद हम देखेंगे इसका हैबिटाट, ठीक है। आखिरकार जो उइडोगोनियम होता है ये कहाँ पर रहता है भाई, है ना। इसको देख लेते हैं ना, किधर रहता है ये, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन हो गया, शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया, है ना। कैसा लगा समझ के? नीचे जरूर बता देना मेरे को भाई, है ना, बता देना। नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा भाई तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, है ना। इसलिए जो भी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, दोनों के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। हैबिटाट यानी कि वास स्थान। अब ये उइडोगोनिया भाई पाया कहाँ जाता है, ठीक है। ये अगर देखें, इसका हैबिटाट देखें तो फाउंड इन स्पेशली स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में। कहाँ पर? स्टैग्नेंट, ये स्पेशली स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर? स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में। और भी ये कई जगह पर पाया जाता है, जैसे पॉन्ड्स में, लेक में, पूल्स में, ठीक है। ठीक है, यानी कि इसका हैबिटाट देखें तो फाउंड इन स्पेशली स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर, है ना। यानी कि स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर मतलब स्थिर स्वच्छ जल में पाया जाता है उइडोगोनियम। एंड ऑल्सो फाउंड इन, ठीक है, ये स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में तो पाया ही जाएगा, ठीक है। और भी ये ऑल्सो फाउंड इन लाइक पॉन्ड्स, है ना, लेक्स एंड पूल्स ईटीसी, है ना। और यहाँ पर भी ये पाया जाता है, ठीक है। ये हुआ इसका हैबिटाट। हैबिटाट में देखें तो इसको फ्रेश वाटर में इसकी डिस्कवरी हुई थी। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द फ्रेश वाटर, है ना। यानी कि उइडोगोनियम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द फ्रेश वाटर ऑफ, कहाँ पर? पोलैंड में। कहाँ पर दोस्तों? पोलैंड में 86 में, ठीक है, 1860 में, सॉरी 86 बोल दिया। पोलैंड में फ्रेश वाटर में 1860 ईस्वी में खोज हुई थी इसकी पहली बार। उसको किसने किया था? जो है 1860 बाई डब्लू हेल्से एंड, डब्लू हेल्से ने इसकी खोज की थी। और लेटर बाद में इसका नेम रखा, बाद में, एंड लेटर नेम्ड बाई अ जर्मन साइंटिस्ट, एक जर्मन वैज्ञानिक आते हैं, साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट के ई
हिरन ने इसका नाम रखा क्या? उइडोगोनियम। ठीक है, तो देखा जाए उइडोगोनियम की फर्स्ट डिस्कवरी कहाँ पर हुई, तो वो हुई पोलैंड में। कहाँ पर? पोलैंड में 1860 में। ठीक है, 1860 में पोलैंड के एक फ्रेश वाटर में इसको खोजा गया। किसने खोजा? डब्ल्यू हिस्ले ने खोजा इसको। ठीक है, कौन? जो डब्ल्यू हिस्ले ने उइडोगोनियम की खोज की, और लेटर और बाद में इसका नामकरण किसने किया? के.ई. हिरन ने। ठीक है, चलिए, है ना, ये मत बोल देना हिरन ने खोज दिया। ठीक है, इसकी खास बात होती है उइडोगोनियम की कि ये वर्ल्ड वाइड, है ना, कैसे? वर्ल्ड वाइड इसकी 400 स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, 400 स्पीसीज आर फाउंड ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ठीक है, और इसमें सबसे खास बात होती है कि इसकी 200 स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। ठीक है, खास बात किसकी? 200 स्पीसीज लगभग भारत में पाई जाती है। 400 स्पीसीज बिल्कुल, ये वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे जो है वर्ल्ड में, पूरे संसार में इसकी 400 स्पीसीज पाई जाती है लगभग, और 200 स्पीसीज भारत में पाई जाती है। ठीक है, ये था। अब इसका थैलस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। मिटा दें इसको हम, चलिए अब हम बात करेंगे इसके थैलस स्ट्रक्चर की, उइडोगोनिया के। थैलस स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमें पता है कि उइडोगोनिया मल्टी सेलुलर होता है ना, फिलामेंटस होता है, इस पर फिलामेंट पाए जाते हैं, और ये मल्टी सेलुलर होता है। इसमें कोई ब्रांच नहीं होती है, तो ये क्या होता है? ये अनब्रांच्ड होता है और यूनिसेरिएट होता है ना। ये क्या होता है? यूनिसेरिएट होता है। एक ही रो में क्या होता है? ये व्यवस्थित होता है। ठीक है, यूनिसेरिएट होता है। और इसके अगर सेल की देखी जाए, सेल, तो सेल इसकी यूनी न्यूक्लिएट होती है। ठीक है, यानी कि इसकी कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और हैप्लॉइड होती है, एंड इसकी सेल प्रोकैरियोट नेचर की नहीं होती है। ये यूकैरियोटिक नेचर की सेल होती है। कौन सी? तो ये यूकैरियोटिक नेचर की सेल होती है। तो यहाँ पर क्या देखें, इसकी सेल कैसी है? यूनिन्यूक्लिएट है, हैप्लॉइड है, और इसका नेचर कैसा है? ये यूकैरियोटिक नेचर की ये सेल होती है। ठीक है, अब इसकी यदि खास बात देखें तो इसकी जो सेल वॉल होती है, क्या होती है? इसकी सेल वॉल, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, इसकी सेल वॉल जो है बनी होती है, सेल वॉल मेड अप 3 लेयर। ठीक है, 3 लेयर से इसकी सेल वॉल बनी होती है। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, यानी कि इसकी सेल वॉल में 3 लेयर होती है। ठीक है, 3 लेयर कौन सी होती है? देखिए, पहली हुई आपकी आउटर लेयर, फिर दूसरी हुई आपकी मिडिल लेयर, फिर तीसरी हुई आपकी इनर मोस्ट लेयर। जो लेयर सबसे अंदर थी उसको हमने बोला इनर मोस्ट लेयर, अंदर वाली लेयर। ठीक है, देखिए ये हुई इनर मोस्ट लेयर, इसके बाद ये हुई आपकी मिडिल लेयर, फिर ये हुई आपकी आउटर लेयर। ठीक है, इसी तरह एक जो है सेल बन गई। अब ये देखिए ऐसे करके। ठीक है, तो अगर हम इसकी देखें कि जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, तो आउटर लेयर काइटिन की बनी होती है। आउटर लेयर किसकी बनी होती है? आउटर लेयर काइटिन की बनी होती है। और जो इसकी मिडिल लेयर होती है, ठीक है, क्या होती है? जो इसकी मिडिल लेयर होती है वो पेक्टिन और पेक्टोज की बनी होती है। किसकी? पेक्टिन एंड पेक्टोज की बनी होती है।
कौन सी लेयर? मिडिल लेयर। और जो इनर लेयर होती है, ये अंदर वाली लेयर, वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो ये थी इसकी सेल वॉल की इसकी लेयर। अगर इसमें फिलामेंट देखें, इसका फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंटस टाइप का होता है, इसका फिलामेंट देखें तो फिलामेंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उसको तो अच्छे से देखना है। मिटा दें इसको, देखिए अभी सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब इसका फिलामेंट देखते हैं पहले। देखिए फिलामेंट को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, फिलामेंट को 3 भागों में बांटा गया है, 1, 2 और 3, ठीक है, फिलामेंट है ये। फिलामेंट मेड ऑफ 3 लेयर। कौन कौन सी? फिलामेंट, यहीं पे लिख लेना, फिलामेंट मेड अप 3 लेयर। फिलामेंट की जो पहली लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिकल सेल। कौन सी सेल? एपिकल सेल। जो दूसरी लेयर होती है उसको बोलते हैं इनर कैलरी सेल। क्या बोलते हैं? इनर कैलरी सेल। और जो तीसरी सेल होती है इसको होल्ड फास्ट सेल के नाम से जानते हैं, और इसको बेसल सेल और होल्ड फास्ट सेल के नाम से जानते हैं। तो फाइनली इसका जो फिलामेंट होता है, क्या होता है? जो इसका फिलामेंट होता है उस 3 भागों में बटा होता है, ठीक है, एपिकल सेल, इनर कैलरी सेल और बेसल सेल और होल्ड फास्ट सेल, ठीक है। समझ रहे हैं? बताइए। बिल्कुल सिंपल है सच में। फिलामेंट मेड ऑफ 3 लेयर। अब देखिए जो एपिकल सेल होती है, एपिकल सेल ग्रीन कलर की होती है। कैसी होती है? तो एपिकल सेल ग्रीन कलर की होती है, हरी कलर की होती है, ठीक है। और इसका जो शेप होता है वो राउंडेड शेप का होता है, ठीक है। कैसी शेप का? तो वो राउंडेड शेप का होता है। और ये टॉप मोस्ट सेल ऑफ फिलामेंट्स। जो एपिकल सेल होती है वो टॉप पे रहती है, ऊपर, सबसे ऊपर वाली सेल जो होती है वो एपिकल सेल होती है, ठीक है। टॉप मोस्ट सेल ऑफ द फिलामेंट कौन सी? एपिकल सेल। इसके बाद अगर इंटर कैलरी सेल की देखें तो ये इंटर कैलरी सेल फाउंड इन बिटवीन 2 सेल, फाउंड बिटवीन 2 सेल, यानी कि बेसल सेल और होल्ड फास्ट सेल के बीच में जो सेल पाई जाती है उसको बोलते हैं इनर कैलरी सेल, ठीक है। बताइए, बीच में ही तो पाई गई ना इनर कैलरी सेल, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर शेप की होती है, रेक्टेंगुलर शेप की होती है, ठीक है। ये इंटर कैलरी सेल होती है, ठीक है, फाउंड इन कैप सेल और एपिकल कैप। याद रखना, कैप सेल अथवा एपिकल कैप, एपिकल सेल अलग है, एपिकल कैप अलग है, ठीक है, ये याद रहे। अब देखिए जो बेसल सेल होती है जिसको होल्ड फास्ट सेल के नाम से जानते हैं, कौन सी? बेसल सेल, होल्ड फास्ट सेल, ये सबसे नीचे पाई जाती है, यानी कि सबसे लोअर सेल होती है, ठीक है। ये लोअर मोस्ट सेल होती है और ये कलर लेस होती है। क्या होती है? लोअर मोस्ट सेल होती है, कलर लेस होती है, ठीक है। और ये सरफेस पर फिक्स होती है, फिक्स टू सरफेस,
ठीक है, जो सतह होता है, जैसे ये सतह है तो सतह पर ये फिक्स होगी। फिक्स होने वाली सेल कौन सी होती है, तो वो नीचे वाली सेल होगी होल्ड फास्ट सेल। कौन सी, होल्ड फास्ट सेल, याद रखिएगा। ठीक है, अभी डिटेल में चित्र भी बनाएंगे। ठीक है, और इसको एक चीज और नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें उइडोगोनियम में इसको एक नाम से और जानते हैं, ऑल्सो नोन एज हेप्टेरॉन। ठीक है, ऑल्सो नोन एज हेप्टेरॉन। अब ये जब सरफेस से जुड़ेगी ना, जुड़ती है, तो वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का निर्माण करता है। हेप्टेरॉन जो होता है वो एक, हेप्टेरॉन यानी कि होल्ड फास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का निर्माण करता है। किसका, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का निर्माण करता है। अभी देखिए, अब मैं आपको सीधे इमेज दिखाता हूँ। इमेज दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। आप लोग इसको मिटा दीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको मिटा देता हूँ, यहीं पर मैं इमेज बनाता हूँ। ठीक है, चलिए। ये देखिए, अब हमें जो ऊपर वाली सेल देखने को मिली, ये यहाँ पर, ये है एपिकल सेल। कौन सी, एपिकल सेल। ठीक है, और जो यहाँ से यहाँ तक की जो सेल हैं उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला इनर कैलरी सेल। ठीक है, या फिर इनको हमने बोला कैप सेल। क्या बोला, इनर कैलरी सेल या कैप सेल। अब जो हमको ये नीचे वाली सेल दिखी है ना, ये जो सरफेस से फिक्स रहती है ना, ये सरफेस है, सरफेस जो फिक्स रहती है, इस सेल को हम बोलते हैं क्या, होल्ड फास्ट सेल। होल्ड फास्ट सेल। ठीक है, एक चीज और, होल्ड फास्ट सेल में क्लोरोफिल अपसेंट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, होल्ड फास्ट सेल में क्या होता है, तो वो क्लोरोफिल अपसेंट रहेगा। ठीक है, अब अगर इसकी एक सेल निकाल ली जाए, ये वाली सेल को मैं एक निकाल लूं और बाहर ले आऊं, फिर सेलुलर स्ट्रक्चर इसका देखो, तो इसको लिख लीजिए, इसको मिटा दूं। यहां पर यदि मैं इसका सेलुलर स्ट्रक्चर देखूं, तो इसका देखिए सेलुलर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये देखिए,
ये देखिए, ये हुआ आपका सेलुलर स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले हमको देखने को मिला ये स्ट्रक्चर, जिसको हम जानते हैं न्यूक्लियस के नाम से। न्यूक्लियस, बाहर वाली सेल वॉल, कौन सी? न्यूक्लियस देखने को मिल गया, ठीक है। सेल वॉल देखने को मिल गया, सेल वॉल के अंदर जाओगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर हमको ये साइटोप्लाज्म देखने को मिल गया, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बाद ये जो स्ट्रक्चर है हमको देखने को मिला यहाँ पर पायरिनॉइड्स देखने को मिले। क्या देखने को मिले? पायरिनॉइड्स देखने को मिल गए। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? इन लार्ज सेल का ये स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल गया। तो यहाँ पर हमें क्लोरोप्लास्ट, हमको यहाँ पर ये देखिए क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल गया। ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल गया। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? क्लोरोप्लास्ट का हो गया, ठीक है। समझ आया? चलिए लिख लीजिए, इसको बना लीजिए, मिटा देते हैं फिर इसको हम। अब हम बात करेंगे इसके सेल डिवीजन इसमें कैसे होता है ना। इसके अंदर सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन कैसे होता है। इसके जो सेल डिवीजन करने वाली जो सेल होती हैं वो मोस्टली इंटरकैलरी सेल होती हैं। कौन सी? तो वो सेल होती है मोस्टली इंटरकैलरी सेल। क्या करती हैं? सेल का डिवीजन करती हैं, ठीक है। सेल डिवीजन कैसा होता है? तो मोस्टली इनर कैलरी सेल का डिवीजन करती हैं, ठीक है। इसमें क्या करती हैं ये? इसमें न्यूक्लियस मूव फ्रॉम पेरिफेरल रीजन टू सेंट्रल रीजन। न्यूक्लियस को मूव करती हैं, कहाँ से? पेरिफेरल रीजन से सेंट्रल रीजन, बीच में न्यूक्लियस को बोलती हैं कि न्यूक्लियस तू जा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अपर पार्ट ऑफ सेल वॉल मेक्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जो सेल वॉल के ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या करता है? वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, ठीक है। जो फिर इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस अंडरगोज, अब वो डिवीजन के लिए जाएगा, न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। न्यूक्लियस अब माइटोसिस डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है, माइटोसिस डिवीजन करता है। फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स accumulating in between two न्यूक्लियाई, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन यानी कि यहां पर ये न्यूक्लियस कैसा विभाजन करता है? समसूत्री विभाजन करता है। जैसे हम एक जो है सेल ले लेते हैं, मदर सेल, इंटरकैलरी सेल ले लेते हैं, ये देखिए ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा? जब इसमें डिवीजन होगा तो ये न्यूक्लियस कहाँ पर आएगा? सेंट्रल रीजन पे न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। कहाँ पर आया? सेंट्रल रीजन पे न्यूक्लियस आया। ये है मदर सेल, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस कहाँ आया? सेंट्रल रीजन पे न्यूक्लियस आ गया, ठीक है।
अब जब न्यूक्लियस सेंट्रल रीजन पे आया तो मैं इसमें बताएगा कि अपर पार्ट ऑफ द सेल, ये सेल का जो अपर पार्ट है, ये ऊपरा वाला पार्ट है, वो क्या करता है, मेक्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो जो ऊपर वाला पार्ट है देखना, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने लगता है। ये देखो, बीच में कर दो इसको, ठीक है। ये क्या करता है, अपर पार्ट, ठीक है। ये क्या करता है, ये सॉरी ठीक है, जो अपर पार्ट होता है वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करने लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है वो डिवीजन करता है, कौन सा, माइटोसिस। जब न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन करेगा, धीरे धीरे न्यूक्लियस बड़ा होगा, ठीक है। न्यूक्लियस बड़ा होगा, लेकिन ये वाली स्ट्रक्चर आपकी कुछ ऐसे दिखने लगेगी, ये देखिए। फिर न्यूक्लियस दो हो गया, ये देखिए न्यूक्लियस कितने हो गए, दो न्यूक्लियस हो गए। जब न्यूक्लियस दो हुए, ऊपर वाला स्ट्रक्चर आया, तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर ऐसे देखिए, ऐसे आ रहा था, तो ऐसे ये घूम के ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर ये इसका निर्माण कर लिया, और बीच में सेप्टा माइक्रोट्यूब्यूल्स आ गई। एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया, एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, ये एक जो ये ओल्ड कैप है ना, ओल्ड कैप से ये एक न्यू कैप का निर्माण कर लेता है, ठीक है। ऐसे अंदर की तरफ जा धंस रहा धंस रहा धंस रहा, ऐसे जुड़ा से सीधा हो गया, तो एक ओल्ड न्यू कैप का ये निर्माण कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये धीरे धीरे माइक्रोट्यूब्यूल्स आने लगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स आने लगी जो है। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके पास आने लगी, तो इसके बीच में एक दीवार बना दी, है ना, क्या बना दी, दीवार। फिर धीरे धीरे करके मेच्योर हो गया, सेकंड वाली स्टेज में क्या हो गया, सेप्टम बन गया। सेप्टम बनने के बाद एक सेल इधर, एक सेल इधर, ये देखिए न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया। क्या कर लिया, न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया। डॉटर सेल का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया, डॉटर सेल का देखिए निर्माण कर दिया, ये है ना, सिंपल। इस तरह से होता है ओइडोगोनिया में सेल डिवीजन, ठीक है। अब हम देखेंगे ओइडोगोनिया में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, रिप्रोडक्शन। तो देखिए ओइडोगोनियम में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों होता है ना, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन इसमें बाई स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है, जू स्पोर के द्वारा होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो तरीके से होता है, एक होता है मैक्रेंड्रस टाइप का, एक होता है नेनेंड्रस टाइप का। दोनों को खतरनाक टाइप के हैं, ठीक है, दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, ओइडोगोनिया, ओइडोगोनियम रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड असेक्सुअली, ठीक है। ओइडोगोनिया रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, दोनों तरीके से, सेक्सुअली और असेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो ओइडोगोनिया का रिप्रोडक्शन थोड़ा सा है ना समझने वाली, बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। हम पढ़ेंगे ओइडोगोनिया में जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, ओइडोगोनिया में रिप्रोडक्शन। तो हमें पता है, हमने बताया आपको कि जो ओइडोगोनिया होता है उसमें रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होता है। पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यदि हम पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है, किसकी, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। यदि हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन की बात करेंगे, अलैंगिक जनन,
तो फ्रेंड्स, यूडोगोनिया के अंदर जो अलैंगिक जनन होता है वो 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। फर्स्ट, फ्रगमेंटेशन के द्वारा, ठीक है, जिसको बोलते हैं विखंडन विधि के द्वारा, ठीक है। इसके पहले वाली क्लास में, पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा है यूडोगोनिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फ्रैगमेंटेशन की क्रिया में क्या होता है, जो फिलामेंट होता है वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, ब्रेकडाउन होता है किसका? फिलामेंट का। तो हम इसमें लिखेंगे कि यूडोगोनियम फिलामेंट स्प्लिट अपार्ट एंड, ठीक है, यूडोगोनिया फिलामेंट क्या होता है? स्प्लिट होता है और अपार्ट उससे अलग हो जाता है, एंड ईच पार्ट गिव rise a give rise to a new thallus, सॉरी, ठीक है। तो इसमें यूडोगोनिया के एक फिलामेंट क्या होता है? स्प्लिट होता है, एक छोटा सा पार्ट क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है, कट जाता है, फिर वही एक न्यू थैलस का निर्माण कर लेता है। फ्रेगमेंटेशन में मेनली यही क्रिया होती है, ठीक है। सेकेंड इसमें क्या है? सेकेंड है जिसको बोलते हैं एकाइनेट्स, या फिर इसको हम बोलते हैं और एप्लैनोस्पोर। क्या हुआ? एकाइनेट्स या फिर एप्लैनोस्पोर। एकाइनेट्स में हमने क्या देखा? एकाइनेट्स में हमने देखा कि सेल्स जो होती है वो फूड को स्टोर करती हैं। सेल्स जब फूड को स्टोर करती हैं तो वो मोटी हो जाती हैं, फिर वो जनन के लिए तैयार हो जाती हैं, ठीक है। फिर वही सेल्स क्या करती हैं? रिप्रोड्यूस करती हैं। फिर वही सेल रिप्रोड्यूस करके क्या करती हैं? एक नए थैलस का निर्माण कर लेती हैं, ठीक है। तो एकाइनेट्स में क्या होता है? एकाइनेट्स आर, जो एकाइनेट सेल होती हैं, एकाइनेट सेल होती हैं वो एकाइनेट्स आर लार्ज, वो बड़ी होती है, और वो नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है? नॉन मोटाइल। और थिक वॉल्ड स्पोर, इसका जो एकाइनेट्स का जो स्पोर होता है उसकी जो दीवाल होती है वो दीवाल मोटी होती है, ठीक है, थिक वॉल्ड रहता है। अब देखिए, ये जो थिक वॉल्ड है, थिक वॉल्स आर रिच इन फूड मटेरियल, ठीक है। जो थिक वॉल है, जो मोटी वॉल है, वो क्या करती है? वो रिच रहती है, उसके पास फूड मटेरियल ढेर सारा रहता है। तभी तो हमने उसको एकाइनेट सेल बोला, जो फूड को रिजर्व कर रही थी अनफेवरेबल कंडीशन में। इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अटैच टू द वॉल ऑफ द पेरेंट सेल, ठीक है, अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द पेरेंट्स सेल। ये जो इसकी वॉल होती है वो उसके पेरेंट सेल से क्या रहती है? अटैच रहती है। लेकिन जो एप्लैनोस्पोर होता है, क्या होता है? जो एप्लैनोस्पोर होता है, ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एप्लैनोस्पोर में क्या होता है? पूरा सब कुछ सिमिलर होता है ना, एवरीथिंग इज सिमिलर, ठीक है। बट बट लेकिन आ गया, ठीक है। बट जो है देयर वॉल इज सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल, ठीक है। ये इसकी जो वॉल होती है वो पेरेंट सेल से अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। लेकिन जो एकाइनेट्स के अंदर, एकाइनेट्स की वॉल क्या रहती है? पेरेंट सेल से अटैच रहती है। बस इतनी बात ध्यान देने वाली है, ठीक है, इतनी बात। अब इन दोनों में होता क्या है? दोनों में अब रिप्रोडक्शन देखें तो रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, जो मेन चीज हमें समझना है, ठीक है। तो बोथ ऑफ दीज स्पोर both of these spores remains dormant in
अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो दोनों के जो स्पोर होते हैं वो क्या रहते हैं, वो डॉर्मेंट रहते हैं, वो प्रसुप्ति की अवस्था में रहते हैं, उनका अंकुरण नहीं होता है, ठीक है। वो बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं, डॉर्मेंट है, बिल्कुल निष्क्रिय, पड़े हैं इसे, कहीं भी फेंक दिया इसे, पड़े हैं, बिल्कुल सो रहे हैं। 10 साल तक फेंके रहे, 10 साल तक पड़े रहे, कब, अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो। अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो पड़े रहें, लेकिन ऐसे पड़ा था, अचानक से एक दिन पानी आ गया, पानी का चौंका, फिर धूप आई, फिर मिट्टी आई, मिट्टी से न्यूट्रिशन मिला, अब ये उगना शुरू हुआ, ऐसे करके पौधा उगता है। इसमें क्या होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन थी, पड़ा था, जब इसको फेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है, कौन सी, फेवरेबल, फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन टू स्टार्ट जर्मिनेट, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन जब इसको मिली तो ये जर्मिनेट करने लगा, ठीक है। जर्मिनेट करके ये डिवाइड किया, डिवाइड करके ग्रोथ किया, ग्रोथ करके क्या बना लिया, ये दोस्तों एक न्यू थैलस का निर्माण कर दिया। ग्रोथ किया, ग्रोथ करने के बाद इसने एक न्यू थैलस का निर्माण कर दिया। तो ये जो दोनों रिप्रोडक्शन जो दोनों के अंदर हो रहा है, ये चीजें बिल्कुल सेम है, फेवरेबल और अनफेवरेबल, किसमें किसमें, एप्लैनोस्पोर और एकाइनेट्स के अंदर, ठीक है। एप्लैनोस्पोर और एकाइनेट्स के अंदर दोनों सेम है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो 3 तरीके से, फ्रेगमेंटेशन, एकाइनेट्स और एप्लैनोस्पोर, और इसके बाद होता है बाई जू फॉर्मेशन, ठीक है, बाई जू स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। थर्ड है जू स्पोर फॉर्मेशन, वो थोड़ा सा बड़ा है, उसको हम लोग आपको अच्छे से बताएंगे। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, उगोनियम का एक पार्ट स्प्लिट हो जाता है, कट हो जाता है, जो ब्रेक हो जाता है, और वही ब्रेक पार्ट क्या करता है, न्यू राइजन, न्यू थैलस, एक न्यू थैलस का वो निर्माण कर लेता है। एकाइनेट्स और एप्लैनोस्पोर में क्या होता है, तो इसकी जो एकाइनेट्स की सेल होती हैं, जो एप्लैनोस्पोर की सेल होती हैं, वो लार्ज होती हैं, ठीक है, वो लार्ज होती हैं। इसके बाद वो नॉन मोटाइल होती हैं, वो अचल होती है, वो चल नहीं सकती हैं, ठीक है। इसके बाद उसकी वॉल थिक होती है, दीवाल जो स्पोर है, उस स्पोर की वॉल क्या होगी, थिक होगी, यानी कि मोटी होगी, क्या होगी, मोटी होगी, मेरी तरह पतली थोड़ी ना होगी, है, देखो सच में बहुत पतला ना मैं, आपकी तरह मोटा होगा, आपकी तरह मोटी होगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, थिक वॉल्स आर रिच इन फूड मटेरियल्स, जो थिक वॉल रहती है, जो मोटी है, अच्छा जो मोटा है उसके पास बहुत एनर्जी रहती है, आपको पता है नहीं है ना, उसके पास सच में बहुत एनर्जी रहती है, लेकिन वो दौड़ेगा थक जाएगा, दौड़ेगा थक जाएगा, दौड़ेगा थक, लेकिन रियल में वो एनर्जी ही स्टोर रहती है, क्या रहती है, एनर्जी ही स्टोर रहती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो एकाइनेट्स की सेल वॉल होती है उसकी स्पोर की, वो पेरेंट सेल से अटैच रहती है, लेकिन एप्लैनो स्पोर की जो वॉल होती है ना, जो स्पोर की वॉल होती है, समझना, स्पोर की वॉल वो पेरेंट्स सेल से अटैच नहीं रहती, सेपरेट रहती, अलग रहती है वो, ठीक है। फिर दोनों क्या करते हैं, दोनों बोथ आर दीज स्पोर जो है रिमेन्स डॉर्मेंट इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में ये डॉर्मेंट रहते हैं, प्रसुप्ति की अवस्था में रहते हैं, अप्रभावी रहते हैं। बट फेवरेबल कंडीशन इज स्टार्ट टू जर्मिनेट, ग्रोथ एंड डेवलप अ न्यू थैलस, ठीक है। चलिए, ये था आपका जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एकाइनेट्स, एप्लैनोस्पोर और फ्रेगमेंटेशन। अब हम पढ़ेंगे बाई जूस्पोर फॉर्मेशन, मिटा दें इसको। चलिए, इजाजत है आप सभी की, ठीक है ना, है, कमेंट बॉक्स में बता दो भाई, है कि नहीं, नहीं बाद में बोलो तो भाई हमसे पूछ बस लेते हो, हमारा कहना नहीं मानते हो। हम्म, चलिए, अब आता है बाई जू फॉर्मेशन, सॉरी, देख लो हाथ गंदे हो जाते, पूरा दिन लिखते लिखते, मार्कर चलाते चलाते, आवाज से लेकर के हाथ पूरी गंदे हो जाते हैं, है ना। देखो जू स्पोर के अंदर क्या होता है कि देखो, जो जू स्पोर बनता है ना,
जू स्पोर, मेन पॉइंट है जू स्पोर इन बैंथिक सेल्स, ठीक है, दैट आर वेजिटेटिव इन नेचर। जो जू स्पोर की जो सेल होती हैं वो बैंथिक सेल होती हैं। कौन सी? बैंथिक सेल्स होती हैं, बट वो वेजिटेटिव नेचर की होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? वेजिटेटिव नेचर की होती हैं। अकर्स अंडर फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, अकर्स अंडर फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, जब इनकी कंडीशन फेवरेबल होती है, ठीक है, अनुकूल जो है वो होता है, परिस्थिति अनुकूल होती है, तो यही सेल जो होती है, यही सेल, ठीक है, ये सेल क्या करती है, ये सेल जू स्पोरेंजिया से, ठीक है, क्या करती है, जू स्पोरेंजियम से जू स्पोर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो यही सेल जो स्पोरेंजियम से जो स्पोर का फॉर्मेशन करती है। ये वेजिटेटिव जो बैंथिक सेल होती है, वेजिटेटिव नेचर की, ये फिलामेंट की एक सेल होती है। ठीक है, फिलामेंट की वेजिटेटिव सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, फूड को स्टोर, न्यूट्रिशन को स्टोर करती रहती हैं, फिर वो रिप्रोडक्शन के लिए जो है एलिजिबल हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। ठीक है, उन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं जू स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? जू स्पोरेंजियम। अभी मैं आपको इमेज के माध्यम से भी समझाऊंगा। ठीक है, जू स्पोरेंजियम। फिर क्या होता है, बट इसमें एक चीज और, जो जू स्पोर होता है, ठीक है, जू स्पोर, देखिए, जू स्पोर आर मोटाइल। ठीक है, जू स्पोर कैसा होता है? मोटाइल होता है, क्योंकि इसमें फ्लैजिला होता है। ठीक है, जू स्पोर मोटाइल होता है, बट थोड़ी देर बाद ये क्या करता है, ये एक सेकेंड, जू स्पोर मोटाइल होता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है, जब इसमें से निकलता है, जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो ये मोटाइल होता है। फिर ये क्या करता है, लॉस दियर फ्लैजिला। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, तो ये फ्लैजिला का लॉस करता है। ठीक है, फ्लैजिला का लॉस करने के बाद आफ्टर सम टाइम जू स्पोर आर सेटल डाउन, सेटल डाउन ऑन सबस्ट्रटम, सबस्ट्राटम। जो स्पोर क्या करता है, फिर सेटल डाउन होता है किससे, सबस्ट्राटम से आकर चिपक जाता है, फाइंड करता रहता है, सबस्ट्राटम यानी कि सतह को ढूंढता रहता है, फिर फ्लैजिला को लॉस करके वो चुपचाप आता है और चिपक जाता है। ठीक है, फिर जब वो सबस्ट्राटम से चिपक जाता है तो वो अब ग्रोथ करता है। ठीक है, और ग्रोथ करके धीरे धीरे वो एक न्यू थैलस बॉडी स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेता है, न्यू थैलस, न्यू फिलामेंट का वो निर्माण कर लेता है। ठीक है, देन क्या होता है, देन जर्मिनेट जू स्पोर एंड फॉर्मेशन अ न्यू थैलस। क्या होता है, सतह पर जब वो सबस्ट्रटम पर आके चिपका तो वो जर्मिनेट किया, और जर्मिनेट करने के बाद जो है डेवलप अ न्यू थैलस, वो एक नए थैलस का निर्माण कर लेता है। ठीक है, अब देखिए करता कैसे है। ठीक है, ऊपर हम मिटाएंगे, फिर इसको अच्छे से समझाएंगे आपको। इसको आप लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिए, फिर समझ लीजिए। देखिए, ये एक सेल है, ये आपने देखा, ये कौन सी सेल है, होल्ड फास्ट सेल है। ठीक है, ये देखिए,
ये देखिए, ये हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया है। ये नीचे वाला हो गया आपका होल्ड फास्ट, ठीक है। होल्ड फास्ट क्या करता है, ये सबस्ट्रेटम से यानी कि सतह से चिपकने का काम करता है, फिक्स करने का काम करता है, ठीक है। ये हमने देखा, ये सेल का है आपका न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस है। फिर ये इसके ऊपर हमने इसकी कैप को देखा, ठीक है। हम देखते हैं ये है उइडोगोनियम, क्या है, उइडोगोनियम है, ठीक है। ये ऊपर वाली सेल कौन सी है, एपिकल सेल। तो ये कौन सी सेल है, ये इनर कैलोरी सेल है, सॉरी इंटर नहीं, इनर कैलोरी सेल। फिर यही जो उइडोगोनियम है ये आगे बढ़ी। जब ये आगे बढ़ी तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये ऐसे है। फिर ये इसके ऊपर से जो है कैप सेल है। ये कौन सी सेल है, तो ये है आपकी कैप सेल, ठीक है। फिर इसी उइडोगोनियम में ये एक इसका निर्माण हो रहा था, ठीक है। ये क्या है, ये है दोस्तों, याद रखिएगा, ये है जू स्पोरेंजियम। क्या है, यही है जू स्पोरेंजियम। क्या है, तो ये है जू स्पोरेंजियम, ठीक है। फिर इसके बाहर एक वेसिकल का निर्माण होता है। फिर ये कैप सेल क्या होती है, रप्चर होती है। जब ये रप्चर होगी तो ये चली गई वहां पे, है ना। ये देखिए, अब ये बन गया जू स्पोर, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक वेसिकल होती है, ये देखिए, है ना। एक क्या होती है, एक वेसिकल होती है। क्या होती है दोस्तों, एक वेसिकल होती है, ठीक है। फिर वेसिकल होती है तो फिर ये वेसिकल से धीरे धीरे बाहर निकलता है। जब ये बाहर निकलता है जू स्पोर, तो इसमें ढेर सारे फ्लैजिला बनते हैं, ठीक है। इसलिए जो जू स्पोर होता है ये मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है। क्या होता है, मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है। तभी तो ये मोटाइल होता है, तभी तो ये चलता है ना। बताओ, अपने पैरों से तो ही चलना है। मैं देखो अपने पैरों से ही चल रहा हूं, हाँ? मेरे पैरवा ना होते तो फिर क्या होता, ठीक है। फिर जब ये बाहर निकलता है तो ये मल्टी फ्लैजिला डेवलप करता है। किस लिए, ताकि ये चला जाए सबस्ट्रेटम को ढूंढ ले, सबस्ट्रेटम को फाइंड कर ले, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फ्री जू स्पोर। क्या हो गया, ये हमारा हो गया फ्री जू स्पोर, ठीक है। ये देखिए, फ्री जू स्पोर हो गया दोस्तों। अब ये फ्री जू स्पोर क्या कर रहा है, ये सेटल डाउन कर रहा है, ठीक है। और सेटल डाउन करने के बाद ये अपने फ्लैजिला को लॉस कर रहा है। सेटल डाउन किया, ठीक है। यही फ्री जू स्पोर जो है, याद रखिए, यही फ्री जू स्पोर सेटल डाउन किया, सतह पर बैठा और अपने फ्लैजिला को लॉस कर दिया। ये जो फ्लैजिला था, फ्लैजिला को इसने लॉस कर दिया। फ्लैजिला से लॉस किया तो एक सबस्ट्रेटम पर बैठा। किस पे बैठा, सबस्ट्रेटम पे बैठा। जब ये सबस्ट्रेटम पे बैठा तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चर इसने बनाया। ये देखिए, ये सबस्ट्रेटम पे बैठ गया, ये हो गया सबस्ट्रेटम, ठीक है। सबस्ट्रेटम पे बैठा, अब ये डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। डिवाइड कर रहा है। अब ये जब ये डिवाइड किया यहां से सबस्ट्रेटम से, तो इसने देखो ये कुछ ऐसी सेल का निर्माण कर लिया। ये देखिए, है ना, कुछ ऐसी सेल का ये निर्माण कर रहा है, ठीक है। अब यही यही जो सेल बनी, ये जर्मिनेट करेंगी। क्या करेंगी, तो ये जर्मिनेट करेंगी। और यही सेल क्या करेंगी, जर्मिनेट करके ग्रोथ करेंगी। और ग्रोथ करके दोस्तों एक न्यू थैलस का निर्माण
कर लेंगी। ठीक है, ग्रोथ करके एक न्यू थैलस यानी कि एक न्यू फिलामेंट का निर्माण कर लेंगी। ठीक है, इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह कि इसमें डिवीजन कौन सा हो रहा होता है ना। तो इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, कौन सा? माइटोसिस डिवीजन। कौन सा? माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, फिर क्या होता है, जो फेवरेबल कंडीशन, वो सॉरी, जू स्पोर क्या करता है, इनक्लोज हो जाता है जू स्पोरेंजियम के जो है अंदर बना रहता है। फिर ये जू स्पोरेंजियम से जू स्पोर जो है बाहर निकलता है। ठीक है, वेसिकल से ये बाहर निकलता है, सबस्ट्रेटम को फाइंड करता है, और जब इसको सबस्ट्रेटम मिल जाती है, सतह मिल जाता है, तो भाई ये अपना डिवाइड करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? सबस्ट्रेटम इसको मिली तो बस इसके बल्ले बल्ले हो गए, फिर तो बस ये नाचना शुरू किया, भाई आ गया मजा है, चलो चलते हैं अब इसको डिवाइड करते हैं, अब तो बड़े होते हैं। आप लोग यही तो कर रहे हो अभी। सभी लोग अगर देखे, नौकरी किस लिए कर रहे हो? ताकि अच्छा सा घर बना लो, अच्छे से गाड़ी ले लो। ठीक है, फिर तुम अच्छी से शादी कर लो, अच्छी से एक बीवी ले आओ, है ना, 2-4 बच्चे हो जाएं, इसीलिए तो कर रहे हो, हैं? ताकि हो जाए, मिले मजा बिल्कुल। है, इसी तरह सबस्ट्रेटम में चिपक के भी मजा ले रहा है, ये भी अपना डिवाइड कर रहा है। अभी जैसे हम लोग हैं वैसे ये भी है ना। बताइए, है कि नहीं? है कि नहीं? बताइए, सच बताना भाई। अगर गलत कह रहा हूं तो माफी मांगता हूं, अगर सच कह रहा हूं तो जल्दी से मेरे को बताना, है ना। इसी तरह होता है ना। पक्का? पक्का लॉक कर दिया जाए। चलिए फाइनली अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन उइडोगोनियम। उइडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो उइडोगोनियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एडवांस ऊगैमस टाइप का होता है। कैसा होता है वो? एडवांस्ड ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसमें? उइडोगोनियम में। ठीक है, वो एडवांस होता है ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब मैं आपको क्लेमाइडोमोनास पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको डिटेल से बताया था। ठीक है, यहां पे क्या होता है? द गैमीट आर प्रोड्यूस्ड इन हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। ठीक है, द गैमीट आर प्रोड्यूस्ड इन हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड उगोनियम, सॉरी, कॉल्ड गैमीटेंजिया। ठीक है, उस हाईली जो है स्पेशलाइज्ड सेल को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गैमीटेंजियम। ठीक है, गैमीटेंजियम भी या फिर गैमीटेंजिया भी, दोनों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? गैमीटेंजिया या फिर गैमीटेंजियम। डन। इसके बाद इसमें जो मेल गैमीट होता है, क्या होता है? द मेल गैमीट, मेल गैमीट एंथ्री जॉइड्स होता है। क्या होता है? मेल गैमीट होता है एंथ्री जॉइड्स। ठीक है, अब ये एंथ्री जॉइड से क्या बनता है? एंथ्री जॉइड से एंथ्रीडियम बनता है। क्या बनता है? इसी एंथ्री जॉइड से इन एंथ्रीडियम बनता है। ठीक है, मेल गैमीट क्या होता है? एंथ्रीजॉइड होता है, और इसी एंथ्रीजॉइड से एंथ्रीडियम बनता है। एंड द फीमेल गैमीट, एंड द फीमेल गैमीट, इस फीमेल गैमीट से एग बनता है। क्या बनता है? एग। और वही एग आगे जा कल के ऊगोनियम का निर्माण करता है। किसका? ऊगोनियम का। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये फीमेल गैमीटेंजियम है। ठीक है, क्या है? ये फीमेल गैमीटेंजियम है। और ये क्या है आपका? तो ये है मेल गैमीटेंजियम। क्या है? मेल गैमीटेंजियम, मेल गैमीटेंजियम है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है? फाइनली जो मेल गैमीट होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो एडवांस्ड उगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है
उगोनिया के अंदर, है ना, स्पेशली उगोनिया में जो एडवांस उगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है मैक्रेंड्रस टाइप का रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है नैनेंड्रस टाइप का रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यदि सेक्स ऑर्गन देखेंगे, इनके सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, ठीक है, सेक्स ऑर्गन के हिसाब से यदि आप इनको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो दो तरीके से होगा। पहला मैक्रेंड्रस स्पीसीज, दूसरा नैनेंड्रस स्पीसीज। बेसिकली इसमें होता क्या है सबसे पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, देखिए एंथ्रीडिया क्या करता है, एंथ्रीडियम जो होता है क्या होता है, एंथ्रीडियम दोस्तों इंटर करता है। क्या करता है, एंथ्रीडियम इंटर करता है। इंटर कहां करता है, इन ओगोनियम। ठीक है, जो एंथ्रीडियम होता है वो इंटर करता है, इंटर करके कहां पर पहुंचता है, तो वो पहुंचता है उगोनियम में। कहां पर, उगोनियम में। तो एंथ्रीडिया उधर से आया, किसके अंदर आया, उगोनिया के पास आया। ठीक है, अब देखिए जब एंथ्रीडिया और उगोनिया आपस में मिलेंगे, फ्यूजन करेंगे तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं निषेचन। तो निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन के बाद क्या होता है, बताइए, निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन के बाद यही होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहीं बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जगह थी इसमें बता देता हूं, इसके बाद हम लोग मैक्रेंडस स्पीसीज और नैनेंड्रस स्पीसीज अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पर एक खास बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जाइगोट होगा 2n के फॉर्म में होगा, यानी कि डिप्लॉयड होगा। क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक है, एंथ्रीडिया यन, उगोनिया यन, तो जाइगोट कैसा हुआ, 2n। आपकी मम्मा से कितने गुणसूत्र मिले आपको, 23 हैं। पापा से कितने मिले, 23। कितने क्रोमोसोम आपके अंदर हो गए, 46 क्रोमोसोम। ठीक है, 46 गुणसूत्र हो गए। यहां पे भी सेम है, एंथ्रीडिया में यन थे। एंथ्रीडिया क्या था, मेल गैमीटेंजियम था, मेल गैमीटेंजियम था। और उगोनियम क्या था, तो उगोनियम हमारा फीमेल गैमीटेंजियम था। तो मेल और फीमेल गैमीटेंजियम जब आपस में मिले तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया हुई। निषेचन के दौरान क्या बना, जाइगोट बनता है। फिर ये जो जाइगोट होता है, इस जाइगोट में डिवीजन होता है। क्या होता है, डिवीजन। अब वो कौन सा डिवीजन है, ये ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंदर होता है मियोसिस डिवीजन। क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के बाद कितनी सेल्स बनती हैं, 4 सेल बनती हैं। ठीक है, जब इसमें डिवीजन होगा, अर्धसूत्री बने, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो जो इससे स्पोर बनेगा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, मियोस्पोर कहलाएगा। कहलाएगा ना, क्या कहलाएगा, मियोस्पोर। फिर इस मियोस्पोर में याद रखना, फिर इस मियोस्पोर, ये मियोस्पोर क्या करता है, जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करता है। फिर यही मियोस्पोर डिवीजन करता है। कौन सा डिवीजन करता है, तो वो माइटोसिस डिवीजन करता है। यानी कि अब यही मियोस्पोर समसूत्री विभाजन करेगा। क्या करेगा, तो यही मियोस्पोर अब समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस डिवीजन करेगा। और माइटोसिस डिवीजन करने के बाद ये एक न्यू थैलस का निर्माण कर लेगा। ठीक है, किसका निर्माण कर लेगा, ये एक न्यू थैलस का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ होता है किसके अंदर, आपका उइडोगोनियम के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या होता है, उइडोगोनियम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ इस तरीके से होता है। अभी जो हम देखने वाले हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन के द्वारा होता है, वो दो तरीके से होता है। एक होता है मैक्रेंड्रस स्पीसीज, एक होता है नैनेंड्रस स्पीसीज। दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें स्पीसीज को भी हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, गैमीटेंजियम एडवांस ऊगैमस टाइप का होता है। ठीक है, एडवांस ऊगैमस टाइप के जो है जब रिप्रोडक्शन जिसमें होता है तो उसमें मेल गैमीट मोटाइल होता है, हाई नंबर में होता है, और आपका
जो है मोटाइल होता है, हाई नंबर में होता है और छोटा होता है, स्मॉल होता है। फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है और कम नंबर में होता है, एक ही होता है ना। अच्छा, कभी एक चीज को आपने ध्यान से देखा है, ध्यान से, अगर मतलब ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं कुछ दूसरी बुक्स पढ़ता हूँ तभी मेरे को ध्यान आया इस चीज के बारे में कि देखो, ये आउट ऑफ टॉपिक है, ये फीमेल है और ये आपका मेल है ना। मेल हमेशा नेता बन के यहाँ वहाँ घूमता रहता है ना, हमेशा, बिल्कुल वो बहुत अपने आप को बिल्कुल वो समझता है ना। लेकिन क्या होता है, मेल के अंदर यदि देखा जाए, जो गैमीट बनते हैं, जो स्पर्म बनते हैं, वो हाई नंबर में बनते हैं। क्या होते हैं? हाई नंबर में बनते हैं। सोचना, इस बात को डिस्कस करना कभी, मतलब जो है इसको सोचना एक बार। ये हाई नंबर में बनते हैं, ठीक है। इसमें से क्योंकि नेचर को पता है, या फिर ऐसा क्यों होता है कि हाई नंबर में बनते हैं? हाई नंबर में बनते हैं, जाता सिर्फ एक ही है, बाकी सब क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। लेकिन जो फीमेल गैमीट होता है, ठीक है, फीमेल गैमीट जो ओवम होता है, वो एक ही बनता है और वही फर्टिलाइजेशन की क्रिया को करता है, सिर्फ एक ही बनता है। तो ऐसा क्यों कि फीमेल गैमीट एक ही बन रहा है, मेल गैमीट एक जो है हाई नंबर में बन रहे हैं? ऐसा क्यों? अगर इसको जो है दूसरी बुक्स के अंदर देखा जाए, है ना, लाइक वेदांत वगैरह में, तो वहां पे यही चीजें बताई जाती है कि जो फीमेल्स होती हैं ना, वो बहुत ताकतवर होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं, है ना, उनके पास बहुत ज्यादा, मतलब शारीरिक शक्ति उनके पास बहुत ही ज्यादा होती है ना। और मेल के अंदर क्या होती है? कम होती है, क्योंकि वो एग्रेसिव होता है ना, वो थोड़ा गुस्सैल टाइप का होता है, इसलिए ऐसा होता है। बाकी अगर आपके पास कोई इसका एग्जैक्ट जवाब है तो आप लोग जरूर मेरे से बताइएगा। ये अचानक से अभी जब मैंने उसको बताया तो मेरे को याद आ गया, तो मेरे को लगा कि जो है एक बार डिस्कस करना चाहिए, है ना। थोड़ा सोचना, आप भी सोचोगे तो उससे क्या होगा पता है? आपके दिमाग की शक्ति बढ़ेगी। कैसे? कि आप सोच रहे हैं, सोच रहे हो, सोचेंगे तो नए पाथ डेवलप होते रहते हैं न्यूरॉन्स में, ठीक है। तो सोचना बहुत जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ओइडोगोनियम में देखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन में ये 2 टाइप्स होता है। एक होता है मैक्रैंड्रस स्पेसीज एंड सेकेंड होता है नैनैंड्रस स्पेसीज, ठीक है। क्या हुआ? मैक्रैंड्रस स्पेसीज और नैनैंड्रस स्पेसीज। अब यदि हम बेसिकली इसमें जो है मैक्रैंड्रस स्पीसीज को देखें, ठीक है, किसको? मैक्रैंड्रस स्पीसीज को देखें तो ये 2 तरीके से जनन करती है, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन की स्पेलिंग गलत हो रही है, BUTION, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन 2 तरीके से, मैक्रैंड्रस स्पीसीज और सेकेंड इज नैनैंड्रस स्पीसीज। मैक्रैंड्रस स्पीसीज भी 2 टाइप्स होती है, ठीक है। पहली जिसको बोलते हैं जो है मोनोसियस टाइप। क्या होती है? मोनोसियस टाइप। पहली कौन सी है? मोनोसियस टाइप होती है, जिसको हम होमोथैलिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोथैलिक। क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं होमोथैलिक। अब ये मोनोसियस टाइप यानी कि होमोथैलिक में होता क्या क्या, ये समझने वाली बात है। इसमें होता है एंथ्रीडिया। जो एंथ्रीडिया होता है, इसमें जो है मेल गैमीट होता है, जिसको एंथ्रीडिया बोलते हैं, फीमेल गैमीट उगोनिया बोलते हैं। तो एंथ्रीडिया एंड उगोनिया आर प्रोड्यूस ऑन द सेम फिलामेंट, ठीक है। एंथ्रीडिया एंड उगोनिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम फिलामेंट। एक ही फिलामेंट से यदि एंथ्रीडिया और उगोनिया प्रोड्यूस हो रहा है
तो हम उसको बोलेंगे कि ये मैक्रेंड्रस स्पीसीज का मोनोसियस टाइप का जो है इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल जैसे हो गया ओइडोगोनियम फ्रैगली, ठीक है, फिर ओइडोगोनियम कुर्जी, ठीक है, फिर है ओइडोगोनियम हिरनी, ठीक है, फिर है ओइडोगोनियम नोड्यूलोसम, ठीक है, ओइडोगोनियम नोड्यूलोसम, ठीक है। ये हुआ मोनोसियस टाइप के जो है आपके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। सेकंड अपन लोग देखेंगे डायोसियस टाइप के। सेकंड क्या है? डायोसियस टाइप। डायोसियस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं हेट्रोथिलिक। क्या होता है? उसको बोलते हैं हेट्रोथैलिक, ठीक है। देखो थैलिक मतलब थैलस हुआ, हेट्रोथैलस मतलब विभिन्न थैलस में, ठीक है, विपरीत थैलस में, और होमोथैलस मतलब एक ही थैलस के अंदर मेल और फीमेल गैमिट। होमो मतलब समान, ठीक है, समान थैलस में मेल और फीमेल गैमिट हो तो हम उसको बोलते हैं मोनोसियस, और अगर हेट्रोथैलस हो, दूसरे दूसरे थैलस में पाए जाते हो, तो वो होते हेट्रोथैलस। तो इसमें आप लोग लिख लीजिएगा कि एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया आर प्रोड्यूस ऑन डिफरेंट फिलामेंट्स, ठीक है, फिलामेंट्स। तो इसमें क्या होगा? एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया आर produced on the different filament, ठीक है। कौन कौन से हैं एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है, शायद आपने इसका नाम सुना हो, ओइडोगोनियम एक्वेटिकम। क्या है? ओइडोगोनियम एक्वेटिकम, ठीक है, ओइडोगोनियम एक्वेटिकम शायद आपने नाम सुना हो। दूसरा है जो है ओइडोगोनियम कार्डियकम। क्या है? ओइडोगोनियम कार्डियकम। एंड थर्ड है इसका एग्जाम्पल ओइडोगोनियम ग्रासिलियस, ठीक है, ग्रेसिलियस, ठीक है। तो ओइडोगोनियम एक्वेटिकम, ओइडोगोनियम कार्डियकम जो है कार्डियकम, और ओइडोगोनियम ग्रेसिलियस, ये एग्जाम्पल हो गए किसके? डायोसियस टाइप के, ठीक है, किसके? डायोसियस टाइप के। अब अपन लोग तो जो है इसको देख लिए, किसको? नैनेंड्रस टाइप, मैक्रेंड्रस टाइप का। अब अपन लोग देखेंगे नैनेंड्रस टाइप के स्पीसीज कैसे होते हैं, ठीक है, कैसे? तो नैनेंड्रस टाइप के, ठीक है। चलिए मिटा दो इसको। चलिए अब यदि हम नैनेंड्रस स्पीसीज देखेंगे तो नैनेंड्रस स्पीसीज में क्या होता है बेसिकली कि ओगोनिया इज प्रोड्यूस ऑन द नॉर्मल साइज फिलामेंट, ठीक है, एक नॉर्मल साइज का फिलामेंट होगा, उसी से ओगोनिया प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एंथ्रीडिया इज डेवलप्ड ऑन ए स्मॉल और ड्राफ्ट फिलामेंट कॉल्ड ड्राफ्ट मेल। जो नैनेंड्रस टाइप में जो ओगोनियम होगा, ठीक है, और इसमें जो है मेल फिलामेंट होगा, ठीक है, क्या होगा? जो इसमें जो है एंथ्रीजॉइड्स एंथ्रीडियम होगा, ओइडोगोनियम एंथ्रीडियम, ठीक है। जो ओइडोगोनियम निकलता है वो किससे निकलता है? एक नॉर्मल साइज के फिलामेंट से निकलता है। किससे? एक नॉर्मल साइज का फिलामेंट रहता है, उसी से ओइडोगोनियम का निर्माण हो जाता है, ठीक है। एंथ्रीडिया किससे डेवलप होता है? एक बौना फिलामेंट रहता है, ठीक है, ड्रॉप फिलामेंट, ठीक है, बौना फिलामेंट। इसको डॉर्फ मेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बौना फिलामेंट या बौना मेल। उसी से किसका निर्माण होता है? एंथ्रीडियम का निर्माण होता है।
ठीक है। वही ड्रॉप मेल एंथ्रीडियम क्या करेगा, वही एंथ्रीडियम जो है एंडोस्पोर्स का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, वही एंथ्रीडियम एंडोस्पोर का निर्माण करेगा जो जिससे बनते हैं। ठीक है, एंड्रोस्पोर क्या करेंगे, एंड्रोस्पोर एंड्रोस्पोरेंजिया का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये मेल गैमीट हो गया। अब देखिए जो नैनेंड्रस टाइप का स्पीसीज होता है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नैनेंड्रस टाइप के जो है नैनेंड्रस टाइप में भी जो है 2 टाइप्स से रिप्रोडक्शन होता है। कितने टाइप से, तो 2 टाइप से। इसमें पहला है जिसको बोलते हैं गाइनेंड्रोस्पोरस टाइप। ठीक है, क्या है, गाइनेंड्रोस्पोरस टाइप। एंड सेकेंड इज आइडियोएंड्रोस्पोरस टाइप। ठीक है, गाइनेंड्रोस्पोरस टाइप एंड आइडियोएंड्रोस्पोरस टाइप। ठीक है, अब देखिए गाइनेंड्रोस्पोरस टाइप में होता क्या है कि इसमें गाइनेंड्रोस्पोरस नैनेंड्रस, लिखिए इसको, गाइनेंड्रोस्पोरस एंड नैनेंड्रस के अंदर क्या होता है, जो है एंड्रोस्पोरेंजिया और उगोनिया फॉर्म्ड अ सेम फिलामेंट। ठीक है, क्या होता है, एंड्रो जो है एंथ्रोस्पोर से क्या बनेगा, एंड्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, एंड्रोस्पोरेंजिया एंड जो है उगोनिया आर फॉर्म्ड ऑन द सेम फिलामेंट। ठीक है, जो एंड्रोस्पोरेंजिया होता है और उगोनिया होता है वो सेम फिलामेंट में अगर होगा तो उसको बोलेंगे गैनेंड्रोस्पोरस टाइप का नैनेंड्रस स्पीसीज में रिप्रोडक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल है उइडोगोनिया कॉनकैटिनम। ठीक है, उइडोगोनिया कॉनकैटिनेनम, कैटिनम, ठीक है, कैटिटम, कॉनकैटिनेटम। ठीक है, ये हुआ इसका गैनेंड्रस स्पीसीज का। ठीक है, अब अगर देखें आइडियो एंड्रोस्पोरस टाइप में क्या होता है, तो इन द जो है आइडियो एंड्रोस्पोरस नैनेंड्रस टाइप में एंड्रोस्पोरेंजिया एंड उगोनिया आर फॉर्म डिफर फिलामेंट। ठीक है, एंड्रोस्पोरेंजिया एंड उगोनिया आर formed a differ फिलामेंट। ठीक है, वो दूसरे फिलामेंट में क्या होते हैं, आपके जो है बनते हैं, इसलिए उसको हमने बोला क्या, जो है आइडियो एंड्रोस्पोरस टाइप। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे हम लोग तो इसका एग्जाम्पल हो गया उइडोगोनियम सेटिगेरम, उइडोगोनियम आइनगैरी। ठीक है, उइडोगोनियम कॉन्फर्टम। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, किसके, आइडियो एंड्रोस्पोरस टाइप के। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो उइडोगोनियम का में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 2 तरीके से होता है, एक मैक्रेंड्रस टाइप से, मैक्रेंड्रस स्पीसीज, दूसरा नैनेंड्रस स्पीसीज। एंड मैक्रेंड्रस स्पीसीज में हमने देखा जो है 2 तरीके से हुआ, मोनोसियस हुआ, होमोथैलिक हुआ, एंड सेकंड इज डायोसियस। ठीक है, डायोसियस मतलब हेट्रोथैलिक हुआ। एंड अगर इधर हम नैनेंड्रस टाइप का देखते हैं तो इसमें गैनेंड्रोस्पोर टाइप का देखने को मिला और आइडियो एंड्रोस्पोर टाइप का हमें देखने को मिला। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हमारा जो है ये खत्म हो चुका है। उगोनिया नहीं
हाँ, उइडोगोनिया। ठीक है, उइडोगोनिया हमारा खत्म हो चुका है। अब उइडोगोनियम खत्म है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है नेक्स्ट एल्गी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एल्गा। क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट एल्गा पढ़ेंगे। तो इंतजार करते रहिए, बहुत ही जल्दी वो वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक बार हल्के से प्यार से शेयर कर देना। ठीक है, देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरी सभी शुभकामनाएं आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।